आज के लेक्चर में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सिग्मा फंक्शन और टा फंक्शन। आइए सबसे पहले इनको डिफाइन करते हैं। टा फंक्शन को हम डिवाइजर फंक्शन भी बोलते हैं। डिवाइजर फंक्शन क्या होता है? फॉर n बिलोंग्स टू n वी डिफाइन इसको d से भी डिनोट करते हैं, d ऑफ n या टा ऑफ n से। ये है क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद का नाम है टा ऑफ n। n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनकी हमने तादाद काउंट करनी है। ऐसे ही सिग्मा फंक्शन क्या है? फॉर n बिलोंग्स टू n वी डिफाइन, हम सिग्मा जो आपके पास सिंबल होता है सिग्मा ऑफ n इससे डिनोट करते हैं। और ये क्या है? ये n के तमाम पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम होता है, यानी पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद का नाम टा ऑफ n है और n के पॉजिटिव डिवाइजर्स की सम का नाम सिग्मा ऑफ n। हम इन दोनों फंक्शंस को समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? d डिवाइड करता है n, d पॉजिटिव है और d की पावर मैंने कितनी लगाई है? 0। क्या मतलब होगा इस बात का? इस बात का मतलब होगा कि जब जब कोई पॉजिटिव डिवाइजर d होगा n का, मैंने यहां पर d की पावर 0 लिख लेनी है। तो फर्ज कर लेते हैं पॉजिटिव डिवाइजर्स n के 4 है। सपोज n के पॉजिटिव डिवाइजर्स 4 है, यानी 4 ऐसे नंबर्स हैं जो n को डिवाइड कर रहे हैं और वो पॉजिटिव है। तो क्या होगा जी, हमने इन चारों नंबरों की पावर 0 जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो समेशन होगी ये क्या होगी? पहले नंबर की पावर 0, दूसरे डिवाइजर की पावर 0, तीसरे डिवाइजर की पावर 0, चौथे डिवाइजर की पावर 0, इन सब की पावर 0 1 बन जाने, यानी हमने 1 को 4 दफा ऐड करना है। तो आंसर क्या आ जाना है? 4। सिंपल सी बात। तो 4 ही तो होगा टा ऑफ n, यानी मैंने कहा था कि n के 4 डिवाइजर्स हैं, तो टा ऑफ n क्या होगा? 4। तो जब इस सम को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 + 1 + 1 4। यहां पर क्लियरली जो d है वो n का पॉजिटिव डिवाइजर है और जो सिग्मा है, जो समेशन है, वो d के ओवर रन कर रहा है। राइट जी? और ऐसे ही आप यहां पर देख लें, फर्ज कर लें n के 4 पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूं वो कौन से, लेकिन n के 4 पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, तो मैंने उन्हीं चारों पॉजिटिव डिवाइजर्स को ऐड करना है ना। तो फर्ज कर लें dn को डिवाइड करता है, d पॉजिटिव है और d 4 हो सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? उन्हीं को मैंने ऐड कर देना। यानी साफ जाहिर है कि ये जो सम है ये सिग्मा ऑफ n बनाता है और ये जो सम है वो टा ऑफ n बनाता है। आप इस सम को ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन d डिवाइड्स n, d पॉजिटिव, d की पावर 0 जो कि 1 होता है, आप यहां पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है जी? इसका मतलब होगा जितने डिवाइजर्स हैं उतने ही वंस को आपने ऐड करना है। तो 1 को उतनी दफा ही ऐड करोगे जितने डिवाइजर्स हैं, तो जाहिर है वही डिवाइजर्स की तादाद ही आ जाएगी। राइट जी? तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी। n अगर 1 के बराबर है तो 1 के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनको कैलकुलेट कर लें। एक ही है, एक को एक ही डिवाइड करता है, यानी 1 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हो गए? एक ही है। तो तादाद 1 के पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद एक ही है, यानी टा ऑफ 1 क्या हो गया? 1। और मैंने डिवाइजर्स को ही ऐड करके सिग्मा बनाना, तो एक ही डिवाइजर है 1। ठीक है जी? तो 1 का सम कितना होगा? 1 खुद होगा। तो सिग्मा ऑफ 1 क्या बन जाएगा जनाब? 1। ट्रिवियली n 2 है अगर, तो इसके डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे? वो कौन से पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं जो 2 को डिवाइड करते हैं? 1 और 2। इसके अलावा और कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर नहीं है जो कि 2 को डिवाइड करता है। अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि -1 और -2 भी 2 को डिवाइड करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव नंबर है, हमने पॉजिटिव नंबर लेने, तो 2 ही है। तो टा ऑफ 2 क्या हो गया? 2, क्योंकि इनकी तादाद 2 है। और इस तरह ही सिग्मा ऑफ 2 क्या हो जाएगा? इन्हीं डिवाइजरों का सम कितना हो जाएगा जी? 1 + 2, दिस विल बी 3। राइट जी? बात करते हैं 3 के लिए। 3 के डिवाइजर्स कौन से हैं? 3 भी चूंकि प्राइम नंबर है, इसके भी डिवाइजर्स 2 ही हैं, 1 और 3, 1 और 3। तो सिग्मा ऑफ 3 क्या बन जाएगा सर? सिग्मा ऑफ 3 बन जाएगा इन डिवाइजर्स का सम। 1 + 3 कितना बन जाएगा? 4। जबकि टा ऑफ 3 क्या बन जाएगा? 2 डिवाइजर है, तो 2 आंसर आ जाएगा। बात करते हैं जी 4 के लिए। 4 के डिवाइजर्स 1, 2 और 4, ये 3 डिवाइजर्स हैं। तो टा ऑफ 4 कितना हो जाएगा जी? 3। जबकि सिग्मा ऑफ 4 निकालेंगे, इन डिवाइजर्स को आपको ऐड कर देना होगा। 1 + 2 + 4, 4 + 2 6 + 1 7। जी जनाब। 5 के लिए डिवाइजर्स 1 और 5, टा ऑफ 5 2 हो जाएगा और सिग्मा ऑफ 5 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा?
इनका सम 1 + 5 दिस विल बी इक्वल टू 6। जी नेक्स्ट देखते हैं 6 के डिवाइजर्स 1 2 3 और 6 यही होंगे डिवाइजर्स। तो तादाद कितनी होगी इनकी 4। सिग्मा ऑफ 6 कैलकुलेट कर ले, क्या बन जाएगा, सिग्मा ऑफ 6 विल बी इक्वल टू इन डिवाइजर्स का सम 1 + 2 + 3 + 6। सर कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। 7 के डिवाइजर्स 1 और 7, तादाद इनकी 2 है, टा ऑफ 7 2 होगा, सिग्मा ऑफ 7 बना लें जी 1 + 7 क्या बन जाएगा जी 8। इस तरह 8 के डिवाइजर्स 1 2 4 और 8 है, इनकी तादाद कितनी है 4, टा ऑफ 8 कितना हो जाएगा जी 4 और सिग्मा ऑफ 8 बना लें, इनको ऐड कर लें 1 + 2 + 4 + 8। सर क्या बन जाएगा 12 + 2 14 + 1 15। राइट जी। 9 के डिवाइजर्स 1 3 एंड 9, इनकी तादाद 3, सिग्मा ऑफ 9 कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 3 + 9 कितना बन जाएगा सर आपके पास 13। राइट जी। इस तरह 10 के डिवाइजर्स 1 2 5 और 10, तादाद इनकी 4 है तो टा ऑफ 10 4 है, सिग्मा ऑफ 10 कैलकुलेट कर लें, इनको ऐड कर लें 1 + 2 + 5 + 10। सर ये बन जाएगा 15 + 3 18। तो यूं आपने चंद पॉजिटिव इंटीजर्स के टा और सिग्मा जो है वो कैलकुलेट कर लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, वो क्या है कि दोनों के दोनों फंक्शंस टा ऑफ n और सिग्मा ऑफ n ये दोनों कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव नहीं होते। यानी हर दो नंबरों के लिए m और n के लिए आप टा और सिग्मा दोनों को स्प्लिट नहीं कर सकते। जब आपने m × n दोनों के प्रोडक्ट पे टा या सिग्मा ऑपरेट करना है तो आप इनको स्प्लिट नहीं कर सकते। डेफिनेटली मैंने कहा है कि कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, तो हो सकता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव हो। मल्टीप्लिकेटिव के लिए तो हम बाद में देख लेंगे। तो कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव अगर मैंने कहा है ये नहीं है, तो इस बात को चेक करने के लिए डेफिनेटली मैंने m और n दो जो इंटीजर्स लेने हैं वो कौन से लेने वाला, वो ऐसे लेने जो रिलेटिवली प्राइम ना हो, ताकि मैं काउंटर एग्जांपल मिलने में आसानी हो। तो चलिए मैंने m को 4 ले लिया और n को 2 ले लिया, ये दोनों इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम नहीं है। कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव ये तब होगा जब इनके लिए भी ये स्प्लिट हो जाए, तो हम ये देखेंगे कि इनके लिए स्प्लिट नहीं हो रहा। लीजिए जी m 4 है, टा ऑफ m देख लें 4 के अगर आप डिवाइजर्स की तादाद चेक करें तो 3 है। इस तरह सिग्मा ऑफ 2 देख लें, 2 के डिवाइजर्स कितने 2 हैं। राइट जी। तो टा ऑफ 4 × 2 करेंगे जब आप, तो ये बन जाएगा टा ऑफ 8 और आप देख लें कि 8 के डिवाइजर्स कितने हैं जी 4। तो 8 के डिवाइजर्स 4 हैं, जबकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है 6। यानी टा ऑफ 4 × टा ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू टा ऑफ 4 × 2। तो आपने देखा कि टा 4 टा ऑफ 2 का प्रोडक्ट टा ऑफ 4 × 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कि कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव ये फंक्शन नहीं है। तो टा आपका कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं सिग्मा को। सिग्मा की बात करते हैं तो सर सिग्मा ऑफ 4 को देखें कितना बना था जी 7। सिग्मा ऑफ 2 को देखें, 2 का सिग्मा क्या निकला था, 2 का सिग्मा निकला था 3। जब आप सिग्मा ऑफ 4 को सिग्मा ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 3 कितना बन गया 21। जबकि आप सिग्मा ऑफ 4 × 2 को देखते हैं तो ये सिग्मा ऑफ 8 बन गया और 8 का सिग्मा आपको क्या मिला था 15। तो आपने देखा कि सिग्मा ऑफ 4 × 2 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ऑफ 4 × सिग्मा ऑफ 2। यानी हमें काउंटर एग्जांपल मिल गई कि सिग्मा फंक्शन जो है ये भी कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव नहीं है। तो मैंने ये चेक किया m और n को ऐसे इंटीजर्स चूज किए मैंने जिनका जीसीडी 1 नहीं था। अगर इनका जीसीडी 1 होगा तो फिर ये स्प्लिट हो सकते हैं और ये हम नेक्स्ट प्रूव करने जा रहे हैं। राइट जी। यहां पर एक छोटा सा काम करते हैं, वजह जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों फंक्शन जो थे
स्प्लिट क्यों नहीं हुए थे 4 और 2 के लिए। तो मैंने यहाँ पर m बनाया 1 2 4, जो m के डिवाइजर्स है मैंने वो ले लिए 1 2 4 और n के डिवाइजर्स ले लिए 1 और 2। मैं जब इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाते हैं 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8। जी हमने पिछले लेक्चर में ये बात प्रूव की थी कि m और n अगर दो इंटीजर्स हैं तो m और n को अगर दो डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर्स, a डिवाइड कर रहा है m को और b डिवाइड कर रहा है n को, तो फिर a b का प्रोडक्ट m इंटू n के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। और इस तरह अगर कोई नंबर t डिवाइड कर रहा है m इंटू n प्रोडक्ट को, तो फिर t लिखा जा सकता है दो नंबरों के फैक्टर की फॉर्म में, जिनमें से एक नंबर m को डिवाइड करेगा और दूसरा नंबर n को डिवाइड करेगा। यहां पर भी ऐसे ही देख ले, n और m के डिवाइजर्स मैंने ये ले लिए और ये ले लिए। मैंने इनके डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये जो डिवाइजर्स आए हैं ये सारे m इंटू n, यानी कि इस वक्त जो 8 है, ठीक है जी, m 4 था n 2 था, m और n का प्रोडक्ट 8 आ गया। तो ये जो नंबर्स हैं ये 8 के डिवाइजर्स ही हैं, देख लें 1 2 4 2 4 8, ये 8 के डिवाइजर्स ही हैं। बस इतना फर्क पड़ा है कि यहां पर 2 जो है वो 2 बार आ गया और 4 भी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, यानी दो डिवाइजर्स जो हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो रिपीट हो रहा है। और ऐसे ही m इंटू n 8 के जो डिवाइजर्स हैं देख लीजिए, अगर m इंटू n प्रोडक्ट को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो इन m और n के डिवाइजर्स का प्रोडक्ट है। देख लीजिए जो 8 के डिवाइजर्स हैं वो कौन कौन से थे 1 2 4 और 8। तो ये जो डिवाइजर्स हैं ये देखें, एक नंबर इधर से और एक नंबर इधर से, यानी एक n का डिवाइजर और एक m का डिवाइजर, उनको लेके मल्टीप्लाई करके हासिल किया जा सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहां पर 8 के जो डिवाइजर्स हैं वो 4 है, जबकि m इंटू n यानी m और n के जो डिवाइजर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट लिया तो वो कितनी बार आ गया, वो 1 2 3 4 5 6 आए प्रोडक्ट्स। लेकिन इनमें दो प्रोडक्ट्स जो है वो सेम है, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि m और n के इंडिविजुअल डिवाइजर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो m इंटू n के डिवाइजर्स हैं इन प्रोडक्ट्स में और m इंटू n के डिवाइजर्स में 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस है। हाँ, इनमें 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस हो सकती है अगर ये डिवाइजर्स के जो प्रोडक्ट्स थे ये सेम ना आते, और ये तब होता मुमकिन जब मैं m और n ऐसे इंटीजर्स पकड़ता जिनका जीसीडी 1 होता। तो यही चीज हम वहां पर यूज भी करेंगे जब मैं प्रूव करूंगा कि सिग्मा और टा दोनों मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हैं, यानी जब मैं m और n का जीसीडी 1 लूंगा तब सिग्मा और टा दोनों सेपरेट हो सकते हैं। तो देखते हैं जी, प्रूव करते हैं इस बात को अब जी। तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि सिग्मा और टा दोनों मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हैं। आइडिया मैं आपको दे ही चुका हूं कि हम इनको कैसे प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दो ऐसे इंटीजर लेता हूं n और m जिनका जीसीडी 1 है। मैंने क्या करना है, मैंने टा ऑफ एम एन को टा ऑफ एम इंटू टा ऑफ एन के बराबर प्रूव करना है, और इसी तरह सिग्मा ऑफ एम इंटू एन को सिग्मा ऑफ एम इंटू सिग्मा ऑफ एन के बराबर प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जाहिर है इसमें मुझे डिवाइजर्स को लेके चलना है, तो मैं एक सेट में रख लेता हूँ डिवाइजर्स m के, दूसरे सेट में डिवाइजर्स रख लेता हूँ मैं n के, और एक तीसरे सेट में डिवाइजर्स रख लेता हूँ मैं किसके, m इंटू n के। जी तो हमने कहा कि सेट ए जो है वो कलेक्शन है तमाम m के डिवाइजर्स की।
m के डिवाइजर कितने होंगे? जाहिर है m के डिवाइजर्स की, पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद का नाम हमने टा ऑफ m रखा है। तो इसका मतलब ये है कि a के अंदर ये एलिमेंट्स हैं s1 s2 s3 अप टू सो ऑन s ऑफ टा m, यानी सेट a के जो कार्डिनलिटी होगी वो टा ऑफ m होगी, राइट जी। और यकीनन इनमें से कोई एक 1 के बराबर भी होगा, क्योंकि एक डिवाइजर तो 1 होता ही है हर हाल में, ठीक है जी। तो हम इस बात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं? ये डिवाइजर्स हैं, किसके? n के पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद क्या होगी? टा ऑफ n, यानी कि बी सेट की जो कार्डिनलिटी है वो टा ऑफ n है, यानी आखिरी वाला जो एलिमेंट है t, इसके नीचे मैंने सबस्क्रिप्ट में टा ऑफ n लिखा है। इस तरह सेट सी के अंदर मैंने कौन से एलिमेंट्स ले लिए हैं? डिवाइजर्स, किसके? m इंटू n के। तो इसकी तादाद कितनी होगी? टा ऑफ m इंटू n। डेफिनेटली सेट सी की कार्डिनलिटी क्या होगी? टा इंटू m, यानी टा ऑफ mn। अब सेट ए के अंदर डिवाइजर्स पड़े हुए हैं m के, सेट बी के अंदर डिवाइजर्स पड़े हुए हैं n के। तो मैं इधर से एक डिवाइजर लेकर जो प्रोडक्ट बनाऊंगा तो डेफिनेटली वो डिवाइजर किसका होगा? वो m इंटू n का डिवाइजर होगा, राइट जी। यानी इधर से एक एलिमेंट पकड़ के, इधर से एक एलिमेंट पकड़ के उनको मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट बनेगा वो इस सेट का एलिमेंट बनेगा। और ऐसे ही हमने ये भी साबित किया हुआ है कि अगर कोई नंबर m इंटू n को डिवाइड करेगा तो उस नंबर के दो फैक्टर बन जाएंगे, जिनमें से एक फैक्टर m को डिवाइड करेगा और दूसरा फैक्टर n को डिवाइड करेगा, यानी एक फैक्टर इस सेट से होगा, दूसरा फैक्टर इस सेट से होगा। तो साफ जाहिर है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? टा ऑफ mn। कितने एलिमेंट्स हैं? टा ऑफ mn, ठीक है जी। इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स का जब हम प्रोडक्ट्स का सेट बनाएंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर तो उसके अंदर भी टा ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स ही हुए तो यकीनन दोनों जो सेट बन जाएंगे, एक C और एक क्या A और B के एलिमेंट्स का, जब मैं प्रोडक्ट वाला सेट बनाऊंगा तो उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या हो जाएगी? बराबर। लेकिन बात वही है, इस बात का खदशा है कि इधर से एक डिवाइजर लेकर और इधर से एक डिवाइजर लेके इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो हो सकता है मेरे पास दो अलग अलग डिवाइजर्स के प्रोडक्ट्स सेम आ जाए। ऐसा करने से जो तादाद है वो इस सेट की, उन जब मैं डिवाइजर्स के प्रोडक्ट्स का सेट बनाऊंगा उस सेट के तादाद के ये बराबर नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने यही बात साबित करनी है कि चूंकि m और n का जीसीडी 1 है, लिहाजा जब मैं इधर से कोई भी एलिमेंट पकड़ूंगा, इधर से कोई भी एलिमेंट पकड़ूंगा, उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब हर केस में एक यूनिक आंसर आता जाएगा, राइट जी। तो ये हम प्रूव करते हैं। m और n का जीसीडी चूंकि 1 था तो सिंपल सी बात ये है कि n के जो डिवाइजर्स हैं ये वाले और m के जो डिवाइजर्स हैं ये वाले, ये इन डिवाइजर्स का भी आपस में जीसीडी कितना होना है? 1 होना है। इनका जीसीडी 1 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिवाइजर्स में कोई प्राइम कॉमन आ रहा है तो यकीनन m और n में भी प्राइम कॉमन आ जाएगा, राइट। यानी कि इन डिवाइजर्स और इन डिवाइजर्स इनका आपस में जीसीडी भी 1 होना है, क्योंकि m और n का जीसीडी 1 है। तो ये छोटी सी बात है तो इसमें यूज होनी है, इस बात को हम पहले लिख लेते हैं। जी तो हमने क्या कहा, m और n का जीसीडी चूंकि 1 है, SI m को डिवाइड कर रहा है, TJ n को डिवाइड कर रहा है, तो इनके डिवाइजर्स का भी जीसीडी 1 ही होना, क्योंकि अगर डिवाइजर्स में कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा आ गया तो यकीनन m और n में भी कॉमन फैक्टर वो वाला तो कम से कम आना ही आना। लिहाजा SI और TJ का जीसीडी 1 के बराबर होगा जब जब I 1 से लेकर m तक होगा और जब जब J 1 से लेकर n तक होगा। ये बात हम कह सकते हैं। तो वही चीज़ हमने प्रूव करनी है कि इधर से एक डिवाइज़र लेकर, इधर से एक डिवाइज़र लेकर जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो हर बार जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग मिलना है। तो उसको हम सपोज कर लेते हैं यार कि इधर से एक एक एलिमेंट लेकर फिर कोई दूसरा एलिमेंट लेकर उनको मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो सपोज कर लेते हैं हम जी। तो हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि कोई SI है,
कोई टी जे है, इनका प्रोडक्ट किसी एस एल और टी के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। यहाँ पर आई और एल 1 और एम के दरमियान में कोई से भी नंबर हो सकते हैं, और जे और के 1 और एन के दरमियान में कोई से भी नंबर हो सकते हैं जी। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एस आई और टी जे इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर, यानी इसका मतलब ये है कि एस आई डिवाइड करेगा एस एल इंटू टी के को। सर जाहिर है कि एस आई और टी के इनका जीसीडी क्या होना भला 1, क्योंकि हम लिख चुके हुए हैं एस आई टी जे का जीसीडी 1 है जब जब आई 1 से लेकर एम तक को, जब जब जे 1 से लेकर एन तक कोई भी नंबर हो। तो एस आई और टी के इनका जीसीडी 1 होगा, तो लिहाजा जाहिर है कि एस आई फिर डिवाइड करेगा एस एल को। रीजन लिख दें, क्योंकि एस आई का जीसीडी टी के साथ कितना है 1 है जी। जैसे मैंने बोला कि एस आई डिवाइड कर रहा है एस एल इंटू टी के को, बिल्कुल वैसे ही आप चेक करें एस एल और टी के इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर, तो जाहिर है जो एस एल होगा वो भी डिवाइड करेगा किसको, एस आई टी जे को। यहां से एस एल भी डिवाइड करेगा एस आई इंटू टी जे को। तो क्या मतलब होगा इस बात का, इस बात का यही मतलब होगा कि एस एल एस आई को डिवाइड करेगा। क्यों एस एल एस आई को डिवाइड करेगा, क्योंकि रीजन वही कि एस एल का टी जे के साथ जीसीडी भी कितना है 1। अब देखें यहां पर एस आई एस एल को डिवाइड कर रहा है और यहां पर एस एल एस आई को डिवाइड कर रहा है। इन दोनों की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं, मैं यही कह सकता हूं कि एस आई एस एल के बराबर हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि एस आई प्लस माइनस एस एल के बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव डिवाइसेस लिए हुए हैं, ये दोनों पॉजिटिव डिवाइसेस है किसके, एम के, तो पॉजिटिव है, तो एक ही पॉसिबिलिटी एस आई एस एल के बराबर होगा। लेकिन जब मैंने तादाद कितनी ली हुई है टाफ एम, तो इसका मतलब ये है कि सेट ए के अंदर जो मैंने एलिमेंट्स लिए हुए हैं दरअसल ये एलिमेंट्स अलग अलग है, ये एलिमेंट सेम तो है नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि एस आई किसके बराबर हो जाएगा, एस एल के, यानी आई एल के बराबर हो जाएगा। राइट जी, ये ऐसे ही कह लें अगर एस आई एस एल के बराबर हो जाएगा तो फिर इसी इक्वेशन को लिख ले दोबारा कि एस आई टी जे बराबर था एस एल टी के, तो अगर एस आई एस एल के बराबर है तो इसमें लिख लें एस आई की जगह एस एल, तो ये एस एल इंटू टी जे इज इक्वल टू एस एल इंटू टी के बन गया, एस एल से कैंसिल आउट और साबित हो गया कि टी जे बराबर है टी के। तो क्या मतलब इस बात का, इसका यह मतलब हो गया कि अगर इधर से कोई एलिमेंट एस आई, इधर से किसी एलिमेंट टी जे, इनको करेंगे मल्टीप्लाई और ये बराबर हो जाता है फिर से ही ऐसे ही दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के, जिनमें से एक इधर से है दूसरा दूसरे सेट से है, तो ऐसे मौके पे क्या होगा, एस आई एस एल के बराबर होगा, टी जे टी के बराबर होगा। यानी कि मैं दो अलग अलग यहां से एलिमेंट्स लेकर उनका प्रोडक्ट कभी भी सेम नहीं कर सकता। ऐसा करने से क्या साबित हुआ कि अगर मैं इस सेट का इस सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूं, ठीक है जी, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर एग्जैक्टली टाफ एम इंटू टाफ एन, इनका जो प्रोडक्ट होगा उतने ही एलिमेंट्स होंगे। राइट जी, तो क्या साबित हो गया, फिर से देखते हैं, फिर से सोचते हैं हमने किया कि अब तक इधर से एलिमेंट लेकर और इधर से एलिमेंट लेकर उनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इधर से एक एलिमेंट मिल जाता है, और अगर मैं कोई इधर से एलिमेंट पकड़ता हूं तो वो दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है, जिनमें से एक एलिमेंट इधर से है और दूसरा एलिमेंट इधर से। और जब मैं इधर से एलिमेंट लेकर इधर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो कभी भी अलग अलग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स मुझे सेम नहीं आंसर देते, यानी प्रोडक्ट कभी भी सेम नहीं आते। तो क्या मतलब हो गया इस बात का, इस बात का ये मतलब हो गया कि इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स और वही एलिमेंट्स मैं हासिल कर सकता हूं इस सेट के एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक हो गया जी, तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, टाउ एम, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, टाउ एन, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, टाउ एम इंटू टाउ एन, और एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स हैं
किस में पड़े हुए, इसमें पड़े हुए। तो इसमें कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, टा ऑफ m इंटू n। यानी मैंने ये बात साबित कर दी है कि टा ऑफ m इंटू n जो कि इस सेट की कार्डिनलिटी है, ये बराबर है किसके, टा ऑफ m इंटू टा ऑफ n, जो कि कार्डिनलिटीज हैं सेट A और सेट B की। इस बात को लिख भी लेते हैं। तो इस बात से और इस डिस्कशन से हमने क्या नतीजा अखज़ किया, वी मस्ट हैव नंबर 1, एक तो हमने ये नतीजा अखज़ किया कि सेट सी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद उतनी ही है जितनी कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है, जितनी कि सेट बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो लीजिए जनाब, सी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है जनाब, टा ऑफ एम एन, और इधर ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है जी, टा ऑफ एम, और इधर बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है जी, टा ऑफ एन। तो यूं हमने साबित कर दिया कि ये जो फंक्शन टा है ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। नंबर 2, अब क्या होगा, अब हमने क्या किया है, देखते हैं इस बात को, फिर से देखते हैं क्या किया कि इसका हर एलिमेंट दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनमें से एक एलिमेंट इधर से मौजूद है, दूसरा एलिमेंट इधर से मौजूद है, और इधर से एक एलिमेंट इधर से एक एलिमेंट लेकर जब उनको मल्टीप्लाई करता हूं तो एलिमेंट इधर का मिल जाता है। तो जब मैंने सिग्मा ऑफ एम एन को कैलकुलेट करना है तो दरअसल मैंने क्या करना है, मैंने एम एन के जो डिवाइजर्स हैं उनको ऐड करना है, और एम एन के जो डिवाइजर्स हैं कौन से वाले डिवाइजर्स हैं, ये वाले डिवाइजर्स हैं, राइट। तो ये बन जाएंगे जी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सोन प्लस u टा ऑफ mn। जी हम साबित कर चुके हुए कि ये उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने एलिमेंट्स में इधर से एक एलिमेंट पकड़ के इधर से एक एलिमेंट पकड़ के उनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये यूनिक मिलने, क्योंकि इनकी सेट्स की तादाद जो है वो सेम हो जाएगी। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सोन u ऑफ टा ऑफ mn, मैं इनकी जगह रिप्लेस कर सकता हूं इधर से एलिमेंट्स लेकर और इधर से एलिमेंट्स लेकर उनका प्रोडक्ट का सम। तो क्या बन जाएगा जी, s1 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बारी बारी इन सब को, t1 से लेकर t टा ऑफ n को। क्या बन जाएगा जी, s1 t1 प्लस s1 t2 प्लस s1 t3 प्लस अप टू सोन प्लस s1 t टा ऑफ n। इस एलिमेंट को पकड़ा, अब मैं इस एलिमेंट को पकड़ता हूं s2 को बारी बारी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर प्लस का साइन आएगा जी, s2 t1 प्लस s2 t2 प्लस s2 t3 प्लस अप टू सोन प्लस s2 t टा ऑफ n। इस तरह मैं s3 को पकड़ूंगा, ऐड करूंगा s3 t1 प्लस s3 t2 प्लस s3 t3 प्लस अप टू सोन प्लस s3 t टा ऑफ n प्लस अप टू सोन प्लस अप टू सोन प्लस फाइनली मैं क्या करूंगा, s टा ऑफ m को बार बार इन सब से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, s टा ऑफ m के साथ t1 प्लस s टा ऑफ m के साथ t2 प्लस s टा ऑफ m के साथ t3 प्लस अप टू सोन फाइनली s टा ऑफ m को t टा ऑफ n से मल्टीप्लाई करके मुझे लिखना पड़ेगा, राइट जी। तो आइए देखते हैं कि फर्दर जब मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या बनता है मेरे पास। जी हमारे पास लेफ्ट साइड पर सिग्मा ऑफ m इंटू n था,
राइट साइड पर देखिए ये तमाम टर्म्स ऐड हो रही हैं। यहाँ पर जो टर्म्स मैंने इस रो में लिखी हुई हैं इसमें से S1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? जी जनाब, S1 कॉमन लेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस T ऑफ n बचेगा। राइट जी। ऐसे ही जब इन टर्म्स में S2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? वही चीज बच जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सो ऑन T ऑफ n। इस तरह जब मैं S3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? फिर से वही T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सो ऑन T ऑफ n और प्लस अप टू सो ऑन प्लस जब मैं S ऑफ n ये कॉमन लूंगा तो फिर से वही बच जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस T ऑफ n। ऐसा करने से क्या होगा? अब मैं इसको कॉमन ले लूंगा क्योंकि S1 S2 S3 S ऑफ m के साथ यही सेम नंबर आ रहे हैं, तो इनको जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस S ऑफ m इनटू, और यहां पर बच जाएंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस T ऑफ n। और आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली उन नंबरों का सम हो गया जो नंबर किस में मौजूद हैं? सेट ए में मौजूद है। सेट ए में ये जो नंबर्स पड़े हुए थे ये m के डिवाइजर्स थे और ये बन गया इनके डिवाइजर्स का सम, और m के डिवाइजर्स का सम है वो क्या है? सिग्मा ऑफ m। इसी तरह ये क्या बन गया? ये n के डिवाइजर्स का सम आ गया, ये बन गया सिग्मा ऑफ n। और लेफ्ट साइड पर था सिग्मा ऑफ m इंटू n। m और n आपने रिलेटिवली प्राइम पकड़े थे, लिहाजा आपने साबित कर दिया कि सिग्मा भी मल्टीप्लिकेटिव है। और ये आपका रिजल्ट प्रूव हो चुका कि सिग्मा और टा दोनों फंक्शंस क्या है? मल्टीप्लिकेटिव है। मतलब जब कभी भी आप m और n का GCD 1 पकड़ेंगे तब टा ऑफ mn भी सेपरेट हो जाएगा, यानी टा ऑफ m इंटू टा ऑफ n के बराबर हो जाएगा, और तब सिग्मा ऑफ mn भी सेपरेट हो जाएगा, सिग्मा ऑफ m इंटू सिग्मा ऑफ n के बराबर।